नमस्कार सभी को। आज हम आपके सामने लेके आए हैं ज्योग्राफी क्लास 10 का थर्ड चैप्टर वाटर रिसोर्सेज, जल संसाधन। इसको कहते हैं जल संसाधन। चलिए, जल जिसको बोलते हैं H2O, क्या बोलते हैं H2O, जिसका केमिकल कंपोजिशन है, यानी कि हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन से मिलकर जो बनता है उसको हम वाटर बोलते हैं। चलिए, इस चैप्टर के अंदर हम वाटर रिसोर्सेज के बारे में जानेंगे। वाटर डिप्लीशन कैसे हो रहा है, उसका कोजेज क्या है, उसको कैसे बचाया जा सकता है, वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, डिफरेंट जो रीजन है वर्ल्ड के और इंडिया के, उसमें कैसे पानी की कमी को फेस किया जा रहा है, उसको कैसे दूर किया जा रहा है, ये सारे चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कहते हैं भाई कि आपके द्वारा ये पहले ही आपको पता होगा कि भाई अर्थ जो है ना, उसका 3/4 पार्ट जो है अर्थ सरफेस का जो है कवर्ड विद वाटर है, यानी कि 71% जो वाटर है वो सरफेस जो है वो वाटर के द्वारा घिरा हुआ है। अब लेकिन इसका बहुत स्मॉल, यानी कि छोटा सा पार्ट, स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ काउंट जो है फ्रेश वाटर है, कैन बी पुट टू यूज, यानी कि हमारे पास जो वाटर है मान लीजिए वो 100% है अर्थ पे, यानी कि भरे हुए हैं बहुत, लेकिन इस 100% में से हमारे पास ओनली 1.6 समथिंग अप्रोक्सीमेटली हमारे पास फ्रेश वाटर है जिसका हम यूज कर सकते हैं। इसमें से भी बहुत सारा वाटर कहाँ है, लेक्स के अंदर है, रिवर के अंदर है, अंडरग्राउंड है, या फिर वो आइस के रूप में ग्लेशियर में फ्रोस्ट है, यानी कि उसका यूज हम नहीं कर सकते हैं। तो उसमें से भी 0.06% वाटर जो है डायरेक्टली हम यूज कर पा रहे हैं। तो आप सोचिए कि हमारे पास इतना पानी होते हुए भी उसमें से मात्र मतलब ओनली 0.06% ही फ्रेश वाटर जो डायरेक्टली यूज कर पा रहे हैं। तो इसको बचाने की हमें कितनी ज़रूरत है, क्यों इस पर फोकस किया जाता है बार बार। चलिए, तो वही कहता है कि दिस फ्रेश वाटर जो मेनली ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम द सरफेस रन ऑफ ग्राउंड वाटर, यानी कि हमारे पास क्या है, लेक्स, सरफेस का मतलब रिवर में, लेक्स में, ग्लेशियर के अंदर, ठीक है ना, इनके अंदर जो वाटर हमें मिलता है उसको हम सरफेस बोलते हैं। और अंडरग्राउंड वाटर का मतलब है जो अर्थ के अंदर क्या है, फ्रेश वाटर जो अंदर स्टोर है, जिसको हम बाद में ट्यूबवेल या नलकूप की सहायता से यूज करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अंडरग्राउंड वाटर बोलते हैं। चलिए, तो ये आगे कहते हैं कि वाटर दैट कंटिन्यूअली क्या होता है, रिन्यूड होता रहता है, रिचार्ज होता रहता है थ्रू द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, यानी कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का मतलब वाटर साइकिल, जिसे आप जानते हैं 6th क्लास में आप पढ़ के आए होंगे कि वाटर साइकिल क्या होता है। तो वाटर साइकिल का मतलब यही होता है कि भाई जो सरफेस पे हमारा वाटर है उसको क्या है, सरफेस पे जो है वो वेपर बनते हैं, उसके वेपराइजेशन होता है, ऊपर जाता है, क्लाउड में मिलता है, और वहाँ कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है, संघनन होता है, वापस क्या आता है अर्थ सरफेस पे आ जाता है डिफरेंट रूप में, या स्नो के रूप में आ जाता है, या ओलो के रूप में आ जाता है, या फिर डायरेक्टली जो रेन होती है हमारे वाटर के रूप में आ जाता है। तो ये क्या है, एक साइकिल बना हुआ है, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। इसलिए और पानी को क्या बोलते हैं हम, पानी को बोलते हैं रिन्यूएबल। ऑल वाटर जो है विद इन हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, इंश्योर करता है वाटर इज ए रिन्यूएबल, यानी कि नवीनीकरण संसाधन, यानी कि जल्दी जल्दी रिन्यू हो जाता है। तो अगले पैराग्राफ में कहता है माइट वंडर, लेकिन ये तो ठीक है, 3/4 पार्ट भी है वर्ल्ड का जो कवर है विद वाटर है, वाटर क्या है, रिन्यूएबल सोर्स भी है, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि वाटर ग्लोब का जो है, ग्लोब सफ़र करता है कैसे, वाटर सिक्योरिटी के, यानी कि पानी की कमी को झेल रहा है। ऐसा क्यों भाई, जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए आप, तो आज इस वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं, उसके बाद आप उस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, जो हम जवाब दें उसका मैचिंग कर सकते हैं। तो ये पूछ रहा है कि भाई इतना पानी होने के कारण बाद भी हमारे पास तो क्या है, पानी की डिप्लेशन हो रहा है, यानी कि पानी की कमी झेल रहे हैं। और अगले ये भी बताता है कि भाई आने वाले टाइम में ये भी हो सकता है कि 2025 तक 2 बिलियन जो पीपल है वर्ल्ड के, वो पूरी तरह से भाई साहब पानी उनके पास ख़त्म हो जाएगा और वो हाहाकार मचाएगा। ऐसा क्यों करें, इतना पानी होने के कारण भी हमारे पास ऐसा कर रही है, क्योंकि हमने क्या किया है, केयरलेसली वाटर का यूज किया है, वाटर को क्या किया, पोल्यूट किया है। दूसरा, हमें ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा दिया, जिसके कारण जहाँ बारिश होनी वहाँ तो होती नहीं है, जहाँ नहीं होनी चाहिए वहाँ हो जाती है। तो ये इस रीज़न से हम क्या कर रहे हैं, आज के समय में पानी की कमी को झेल रहे हैं। तो ये चीज़ें हमें क्या करनी पड़ेंगी, दूर करनी पड़ेंगी। क्या कहता है, ये बताता है वाटर सिक्योरिटी एंड द नीड फॉर द वाटर कंजर्वेशन मैनेजमेंट, कि भाई पानी की कमी है और हमें उसको बचाने, कंजर्वेशन करने की ज़रूरत है, यानी कि उसको बचाने की ज़रूरत है, और उसकी क्या मैनेजमेंट है उसके बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है, तो यही बताता है कि भाई बहुत सारा एविडेंस है हमारे पास, रिन्यूएबिलिटी भी है वाटर की, पर डिफ़िकल्ट इमेजिन करना कि सफ़र कर रहे हैं वाटर सिक्योरिटी की, कि 1/3 पार्ट गिरा हुआ है लेकिन फिर भी हम कमी है। क्यों कि ये मूवमेंट क्या करता है, स्पीक करता है वाटर शॉर्टेज को।
कि हमें इस पे अभी से बहुत सारे रीजन जो है उनके कारण क्या कि लो रेनफॉल कि पहले तो रेनफॉल अच्छी खासी होती है लेकिन अब कम होने लगी है। दो उधर ड्रॉट प्रोन, और ड्रॉट प्रोन यानी कि जहाँ पे सूखा आने के खतरे रहते हैं, उनके लिए तो ये सिचुएशन बहुत ही गंभीर होने जा रही है। और इस पे हमने अगर विजुअलाइजेशन करें कि डेजर्ट के राजस्थान के वुमेन बैलेंसिंग करती हैं मटकाज को बेचारी, कि राजस्थान की अगर हम सोचें कि राजस्थान जहाँ पे डेजर्ट है, रेगिस्तान है, वहाँ पे पानी की पहले कमी है, और औरतें बेचारी कई किलोमीटर जाके कई मटके ऊपर रख के सर पे तब वो पानी लाती हैं। तो उनकी सिचुएशन क्या होने जा रही है अगर ऐसा हो गया जहाँ पे पानी है, जहाँ पे घर के पास ही वुमेन पानी ले आती है या घर में नल आता है, लेकिन जहाँ पे है ही नहीं पानी वहाँ ये हो रहा है, तो और जहाँ है वहाँ ख़त्म हो गया, तो उनकी सिचुएशन कैसी होगी। तो उसकी ये आप सोच सकते हैं कि कितनी गंभीर ये विषय है ना। तो कलेक्टिंग करती है, स्टोरिंग वाटर, ट्रैवलिंग लॉन्गर डिस्टेंस गेट वाटर, इतने दूर जाके, ये सच है। एबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्स है, लेकिन वेरी करता है स्पेस एंड टाइम, मेनली ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ द इन सीजनल एनुअल परसेप्शन। बट ये कहता है कि भाई ये तो स्पेस और टाइम पे भी डिपेंड करता है कि कितनी रेन हो रही है वहाँ पे। अब रेन कम होगी तो जाहिर सी बात है पानी की कमी होगी वहाँ पे। अगर बाय चांस रेन अब हो रही है लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के कारण वहाँ पे कम होनी स्टार्ट हो गई है, या वहाँ पे बारिश अच्छी खासी हो रही है लेकिन हम स्टोर अच्छा नहीं कर रहे हैं, उसका मैनेजमेंट से उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन या ये हो सकता है कि वहाँ पे इंडस्ट्री लग गई हो, इंडस्ट्री लगने का वाटर पॉल्यूटेड हो गया हो, या हम खुद जैसे गंगा है हमारी पवित्र नदी है, उसको माँ मानते हैं, पूजा भी करते हैं, लेकिन उसमें इतना कचरा डालते हैं हम कि उसका पानी हरिद्वार से निकलने के बाद पॉल्यूटेड, इतना पॉल्यूटेड हो जाता है कि हम उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे डायरेक्टली। ऐसे ही दिल्ली में यमुना इतनी गंदी लगती है, बाहर से आती है तो इतनी फ्रेश लगता है वो पीछे के पानी जब पीछे वो टर करती है, लेकिन बाद में उसका पानी काला हो जाता है, झाग उठ जाते हैं, क्यों? उसका यूज करने लायक नहीं रहा। तो कुछ हद तक हमने भी किया है। बट वाटर सिक्योरिटी इन बताता है मोस्ट कोजेज केसेस क्या है, कोज टू कहता है ओवर एक्सप्लोइटेशन, यानी कि हमने जो वाटर का है ओवर एक्सप्लोइटेशन कर दिया, यानी कि जो मैंने आपको बताया अभी कि पानी का इतना यूज कर लिया, या तो ओवर इरिगेशन करते रहे हैं, या हमने पानी को ऐसे ही बहा लिया है। आजकल को हम देखते हैं, आप भी देखते होंगे, पानी का यूज जो घर में किया जाता है केयरलेसली किया जाता है। गाड़ी धो रहे हैं, गाड़ी धोए जा रहे हैं, गाड़ी धो चुके हैं फिर भी उस पर पानी लगाए जा रहे हैं, बाइक धो रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं पार्क में पानी दे रहे हैं, मतलब इसका यूज क्या कर रहे हैं हम, ओवर एक्सप्लोइटेशन कर रहे हैं इसका वाटर रिसोर्सेज का। तो ये क्या है, जो अनइक्वल एक्सेस होगा वाटर का अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, कि एक अमीर के घर है भाई वो तो बोरवेल लगा के बैठा है, लेकिन एक गरीब का घर है वो तो लगा नहीं पा रहा है, वो कम यूज करता है, 4 बाल्टी में काम चला रहा है, वहाँ तो गाड़ी धोने में ही 4 बाल्टी लगा देते हैं। तो ये भी क्या है, इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वाटर का हो रहा है, और यूटिलाइजेशन भी अलग अलग किया जा रहा है, तो ये सही नहीं है। वेयर इज देन वाटर सिक्योरिटी लाइक टू अकर, कहाँ पे ये चीज़ है। ये कहता है एज यू रीड कि भाई आपने हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के बारे में पढ़ा है, फ्रेश वाटर क्या है, कैन ऑब्टेन डायरेक्टली फ्रॉम द रिसेप्शन, हम जो बारिश से मिलता है सरफेस पे जो चल रहा है, और ग्राउंड वाटर, ये 3 तरह के हम क्या है वाटर का यूज कर रहे हैं। तो इट इज़ पॉसिबल है कि एरिया और रीजन में भी हैव एम्बल वाटर रिसोर्सेज बट स्टिल फेसिंग वाटर, कि वहाँ पे हैं वाटर रिसोर्सेज भी हो सकते हैं या पहले रहे होंगे, लेकिन आज तो वो उस चीज़ को फेस कर रहा है कि पानी की वहाँ पे कमी आ गई भयंकर वाली। तो मैंने बहुत सारी ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे चेन्नई का ले सकते हैं, दिल्ली का ले सकते हैं, मुंबई का ले, मतलब इसमें इतनी पानी की कमी झेल रहे हैं लोग हद से ज़्यादा। तो आउटकम जो लार्ज ग्रोइंग पॉपुलेशन है, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि डे बाय डे जो नीड ऑफ वाटर की थी सप्लाई की, वो बहुत ही डिमांड बढ़ गई है। और ये तो सीजनल पे भी डिपेंड करता है, सर्दी में तो कम हो जाती है, लेकिन जब समर का सीज़न आता है, समर सीजन के अंदर पानी की जो यूटिलिटी है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, उसका कंजप्शन बढ़ जाता है। तो ये क्या है कि वाटर की अपने आप कमी हो जाएगी। जनसंख्या मान लीजिए पहले 10 लोग रह रहे हैं घर के अंदर, अब वो 20 हो गए हैं, तो पहले ज़्यादा पानी लगता है, अब लगेगा, अब ज़्यादा लगेगा। अब वो डिमांड कहाँ से है, दूसरी जगह से पूरी करेंगे। जब दूसरी जगह के का मतलब पानी अपने आप में कम होता चला जाएगा। पहले 5 लोग यूज करते थे, अब 10 कर रहे हैं, 10 कर रहे थे तो 20 कर रहे हैं, तो ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी, तो डिमांड अपने आप बढ़ती जाएंगी, और ये भी डिपेंड करता है इनइक्वल एक्सेस लोगों को दिया जाएगा। एक लार्ज जो पॉपुलेशन है वो रिक्वायर करती है मोर वाटर, नॉट ओनली फॉर डोमेस्टिक यूज बट आल्सो प्रोड्यूस मोर फूड, कि मोर फूड, जैसे फार्मर है भाई उनको डोमेस्टिक यूज तो चाहिए, लेकिन साथ में उनको क्या चाहिए, वाटर भी चाहिए। अब इंडस्ट्रियलिस्ट है भाई, उनको क्या चाहिए, वाटर पीने के लिए तो चाहिए, डोमेस्टिक यूज के लिए तो चाहिए, लेकिन साथ में इंडस्ट्री में जो लग रहा है पानी वो भी तो चाहिए उनको।
तो उनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। तो कुछ एरिया ऐसा भी है जहाँ पे एक गरीब किसान है या एक रिक्शा वाला है, एक मिडिल क्लास फैमिली है जो जॉब करती है, तो उनको ज़्यादा पानी की यूज नहीं है, लेकिन एक इंडस्ट्री वाले को ज़्यादा है, किसान को ज़्यादा है। हालांकि उनको मिलना भी चाहिए, लेकिन केयरलेसली अगर वो यूज कर रहे हैं या वाटर को पोल्यूटेड कर रहे हैं, ओवर इरीगेशन कर रहे हैं, तो वो सही नहीं है। हैंस टू फैसिलिटेड जो हायर फूड ग्रेन प्रोडक्शन है, वाटर रिसोर्सेज आर बीइंग ओवर एक्सप्लॉइटेड। कि भाई डे बाई डे हमारी क्या हो रही है, देखो पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ने से क्या हो रहा है, हमें क्या चाहिए, फूड की ज़रूरत पड़ रही है। जब फूड की ज़रूरत पड़ रही है तो हम किससे खाएंगे, किसान से खाएंगे, यानी कि फार्मर से बात करेंगे। अब फार्मर क्या करेगा, जब डिमांड बढ़ गया तो वो ज़्यादा उगाएगा, और ज़्यादा उगाएगा तो उसके लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए। जब पानी का ओवर यूटिलाइजेशन करेगा तो पानी अपने आप खत्म होता चला जाएगा। तो ये चीज़ें चल रही हैं, फूड ग्रेन का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम ज़्यादा क्या कर रहे हैं, वाटर का यूज कर रहे हैं। तो वाटर रिसोर्सेज आर बीइंग ओवर एक्सप्लॉइटेड टू एक्सपेंड द इरिगेटेड एरिया, ड्राई सीजन एग्रीकल्चर। इरिगेटेड जो एग्रीकल्चर है टू लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ वाटर। कि इरीगेटेड जो एग्रीकल्चर है, भाई धान बोया जाता है, जो पैडी जिसको बोलते हैं, वो जो बोया जाता है तो उसके लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। अब पानी चाहिएगा तो भाई कम यूज होगा। आप बारिश हो नहीं रही है, इधर से रिवर से पानी मिल नहीं रहा है, तो आप कहाँ से, अंडरग्राउंड वाटर से यूज करेंगे। जब अंडरग्राउंड वाटर का भी ओवर एक्सप्लॉइटेड कर लेंगे तो वो भी खत्म हो जाएगा। तो इस चीज़ पे हमें फोकस करने की ज़रूरत है। इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं कि इसमें कैसे सुधार किया जा सकता है। आप मुझे बताइए कि मान लीजिए हमें रिसोर्सेज को बचाना है फॉर एग्रीकल्चर ओनली। एग्रीकल्चर के हम लोग कौन कौन से स्टेप उठा सकते हैं कि भाई एग्रीकल्चर में जो ओवर एक्सप्लोटेटेड या ओवर इरीगेशन कर लेते हैं हम उस रिसोर्सेज का, तो आप मुझे बताइए कि कैसे हम ओवर इरीगेशन को और ओवर जो एक्सप्लोटेटेड हो रहा है वाटर रिसोर्सेज का इन एग्रीकल्चर, उसको कैसे कम किया जा सकता है, कौन कौन से स्टेप हम उठा सकते हैं, वो हम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चलिए, तो ये कहता है इरीगेटेड एग्रीकल्चर इज लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ वाटर है। नाउ इट इज नीडेड टू रिवोल्यूनाइज द एग्रीकल्चर थ्रू द डेवलपिंग ड्रॉट रेजिडेंट क्रॉप ड्राई फार्मिंग टेक्निक्स। ये कह रहे हैं कि भाई हमें क्या करना है, ये तो कंज्यूमर है पर इसका ये सोल्यूशन नहीं है कि इसको पानी देना बंद कर देना ही, उससे तो क्या होगा, क्रॉप नहीं हो पाएंगे, तो हमें क्या है, जो सीरियल्स है या अनाज है उसकी क्या होगी, कमी हो जाएगी। तो इससे तो हम ये नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि एग्रीकल्चर में ऐसी क्रॉप को डेवलप करें जो ड्रोट यानी कि सूखे में भी हो जाए। जैसे बाजरा, मिलेट हैं, बहुत सारे मिलेट ऐसे हैं जो कम पानी में हो जाते हैं। और या हमें ऐसी कुछ टेक्निक डेवलप करनी चाहिए जो ड्राई फार्मिंग में काम आए, यानी कि पानी का कम से कम, जैसे ड्रिप, फुहारा, ड्रिप इरिगेशन होती है आजकल, फुहारा टेक्निक अपनाई गई है। तो ये क्या है, थोड़ी बहुत इनसे हेल्प मिलती है हमें कि मतलब पानी का बचा सकते हैं हम। सीन मैनी टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट द मोस्ट फार्मर हैव देयर, यानी कि बहुत सारी आपने देखा होगा कि बहुत सारे वोन वेल हैं, यानी कि ट्यूबवेल हैं, और उनके क्या है, वेल्स हैं यानी कि कुएँ हैं, ट्यूबवेल्स हैं इन द फार्म है इरीगेशन के लिए इंक्रीज देयर प्रोड्यूस, कि वहीं पे ट्यूबवेल लगा रखा है। सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल कहाँ मिलते हैं ये मुझे बताना। बट हैव ओवर वंडर कि कुड बी रिजल्ट इन, इसका रिजल्ट क्या रहेगा भाई, इसका रिजल्ट यही रहेगा कि और एक्सप्लोटेट होगा वाटर रिसोर्सेज का, और इरीगेशन होगी, उससे लैंड की डिग्रेडेशन भी होगी, साथ में वाटर रिसोर्सेज भी खत्म हो जाएंगे। दैट लीड फॉलिंग अंडरग्राउंड वाटर लेवल्स एडवर्सली अफेक्टिंग वाटर अवेलेबिलिटी एंड फूड सिक्योरिटी ऑफ द पीपल। आप अपने गाँव के अंदर, आसपास के गांव के अंदर किसी फार्मर से बात करना कि आपके खेत कैसे इरीगेशन करते हैं, तो अगर वो कहेगा कि कुएं से करते हैं या हम ट्यूबवेल लगा रखे उसे करते हैं, तो उनसे पूछना कि क्या आपका जो वाटर कुएं में जो पानी था वो किस लेवल तक था अब, और पहले आज से 15 साल या 10 साल पहले कहाँ था, तो उनसे कंपेयर करना। ऐसे ही ट्यूबवेल वाले से पूछना कि भैया आपने जो ट्यूबवेल की जो मोटर जो पानी फेंकती है वो कितनी निचाई पे, कितनी हाइट पे लगा रखी थी पहले, आज से 10 साल पहले, और अब कितने पे है। तो आपको कंपैरिजन करके अच्छा रिजल्ट मिलेगा कि कैसे आज का ग्राउंड वाटर जो लेवल है डाउन मार गया है और उसकी हाइट बढ़ गई है। तो ये चीज़ें हमें आप खुद भी प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। तो ये क्या है, अफेक्टिंग करेगा वाटर अवेलेबिलिटी एंड फूड सिक्योरिटी ऑफ पीपल, कि भाई जब पानी नहीं बचेगा तो क्रॉप नहीं होगी, तो फूड सिक्योरिटी को भी इफेक्ट होना पड़ेगा। पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया जो है विटनेस्ड है इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन का, क्रिएटिंग वास्ट अपॉर्चुनिटी फॉर अस। टुडे लार्ज इंडस्ट्री हाउसेज हैं जो कॉमन प्लेस पे रहते हैं, यानी कि आज के हम देखते हैं कि MNC आ गई है, मल्टीनेशनल कंपनी आ गई है। जो मल्टीनेशनल कंपनी का मतलब होता है ऐसी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी ऐसी कंपनी जिसका क्या है, मल्टीनेशन, यानी कि मल्टीनेशनल मतलब मल्टीनेशन के अंदर वो इस्टेब्लिश्ड
डेवलपमेंट कर रखी है, जिसकी ब्रांचेज मल्टीनेशनल में है, यानी कि एक से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा जितने भी देश हैं उनके अंदर उसकी कंपनी खुली हुई है, उसको बोलते हैं मल्टीनेशनल कंपनी। तो इन इंडस्ट्री हाउसेज है जो कॉम्प्लेक्स है इंडस्ट्री यूनिट्स को, तो मैनी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन इनको बोला जाता है। तो ये क्या करते हैं, एवर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंडस्ट्री मैटर वर्स टू एक्ट। तो क्या कर रहे हैं, देखिए अगर हम इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो अब इंडस्ट्री के लिए हमें क्या चाहिए, वाटर। अब जितनी ज़्यादा इंडस्ट्री लगेगी उतनी क्या बढ़ेगी, उतना ज़्यादा वाटर का यूज बढ़ेगा। जब जितना ज़्यादा वाटर का यूज बढ़ेगा तो हमारे लिए वाटर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, पोल्यूटेड हो जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी, अंडरग्राउंड वाटर ख़त्म हो जाएगा। ये प्रेशर पड़ेगा किस पे, फ्रेश जो वाटर रिसोर्सेज हैं उसके अंदर क्या पड़ेगा, ये प्रेशर पड़ेगा। इंडस्ट्री क्या करेंगी, हैवी यूजर है किसका, वाटर का, और आल्सो रिक्वायर क्या है, पावर रन है। और ये पावर कहाँ से जनरेट हो रही है, पानी से हो रही है। मच ऑफ दिस एनर्जी क्या है, कम्स फ्रॉम द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पावर है वो यूज किया जाए। टुडे इंडिया के अंदर क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है कंट्रीब्यूट करती है अप्रोक्सीमेटली 22% ऑफ टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस। सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है वो तो कोल से की जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, थर्मल एनर्जी बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। तो थर्मल एनर्जी जो है वो सबसे ज़्यादा हमारे देश में यूज की जाती है। सेकंड नंबर पे क्या है, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है। हालांकि इसका नुकसान नहीं है, लेकिन फिर भी पानी का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये बताया जा रहा है कि 22% जो है टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। और मल्टी प्लेइंग अर्बन सेंटर जो है विद लार्ज डेंस पॉपुलेशन है, जहाँ की अर्बन लाइफस्टाइल है, नॉट ओनली एडिट द वाटर एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट बट आल्सो फर्दर एग्रीवेटेड प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम क्रिएट किए जा रहे हैं, क्योंकि वाटर क्या है, वाटर की मान ली अर्बन एरिया है, वहाँ पर और भी एक्टिविटी होती हैं। बहुत सारी एक्टिविटी ऐसी है, जैसे आप देख सकते हैं कि किचन के अंदर अगर होटल खुले हुए हैं तो वहाँ पे किचन के अंदर भी धुलाई भी होगी भाई, बर्तनों की, खाने बनाने में भी काम किया जाएगा। पार्क बनाएगा तो उनको वाटरिंग भी दी जाएगी, तो ये चीज़ मेंटेन की जाएगी, तो इसका मतलब वहाँ पे पानी ज़्यादा लगेगा। एक इंडस्ट्री लगाई गई है जो आयरन से रिलेटेड है, जब आयरन का काम किया जाएगा, उसकी कटिंग की जाएगी या शेपिंग दी जाएगी, तो उसकी धुलाई भी होगी, उसमें पानी यूज भी किया जाएगा। ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्री है जो पानी का बहुत ही लार्ज स्केल पे यूज करती हैं। क्या कहते हैं, नेक्स्ट ये बताते हैं कि ये लाइफस्टाइल है। इफ़ यू टू लुक, अगर आप देखेंगे हाउसिंग स्टार्टिंग कॉलोनी में, सिटीज़ के अंदर, यू वुड फाइंड द मोस्ट ऑफ दिस हैव देयर ओन ग्राउंड वाटर पंपिंग डिवाइस टू मीट देयर वाटर नीड्स। कि सबके पास अपनी अपनी ग्राउंड वाटर पंपिंग है। अब ये ज़्यादा यूज करेंगे भाई, जिसके पास मान लीजिए 5 लीटर पानी आ रहा है रोज़, अगर उसको 20 लीटर देने लगे तो 20 लीटर भी ख़त्म कर देगा। अब 20 लीटर देंगे, 25 की डिमांड करेंगे, तो इस तरह से क्या है, वाटर रिसोर्सेज का क्या है, यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है। ये सरप्राइज करने वाली नहीं है, इसमें फर्जाइल वाटर जो रिसोर्सेज है बिंग ओवर एक्सप्लॉइटेड किया जा रहा है कोज टू द डिप्लीशन ऑफ सेवरल ऑफ दिस सिटीज। इनके अंदर क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये खत्म हो रहा है, क्योंकि ओवर एक्सप्लॉइटेट कर रहे हैं। जब ओवर एक्सप्लॉइटेट करेंगे तो वही चीज़ें खत्म होती आ जाएंगी। क्या कहता है, नेक्स्ट बताता है, सो फॉर हम क्या किस पे फोकस करें, ऑन द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ वाटर स्कैरिटी। नाउ लेट अस कंसीडर अनदर सिचुएशन कि वाटर की ये तो एक दो सिचुएशन बताई, और भी सिचुएशन बता रहे हैं। अवेलेबल है, मीट टू द नीड्स ऑफ द पीपल है बट एरिया स्टिल सफर फ्रॉम द वाटर स्कैरिटी। वहाँ पे थे, अवेलेबल है, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये ड्यू टू द बैड क्वालिटी ऑफ वाटर। मैंने बताया ना, इंडस्ट्री लगी, आसपास 2 गाँव हैं, इंडस्ट्री क्या कर रही है, 3-4 इंडस्ट्री लगी गांव के चारों तरफ, वो पानी रिलीज कर रही है, अंडरग्राउंड वाटर में मिल रहा है। अंडरग्राउंड वाटर वो निकाल रहे हैं बेचारे, लेकिन वो क्या है, या तो बदबू आ रही है, स्मेल आ रही है, या उसके अंदर रेडपन आ गया है, या ब्लैक सीड्स आ गया है, या वो क्या कर रहे हैं, आसपास एक रिवर थी उससे पानी यूज करते तो उसमें भी केमिकल छोड़े जा रहे हैं। तो ये क्या है, पानी तो है लेकिन यूज नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी सिटी भी हैं, बहुत सारे गाँव भी हैं जो सिर्फ इस बात से कि पानी नहीं मिल रहा है। तो क्या है, क्वालिटी बैड क्वार्टर ऑफ वाटर। क्या करते हैं, हैज बिन ग्रोइंग कंसर्न बी एम्बल वाटर टू मीट द नीड्स ऑफ द पीपल, मच ऑफ इट पॉल्यूटेड बाय द डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्टेज। कि डोमेस्टिक यूज से वेस्ट भी और इंडस्ट्री वेस्ट भी उसमें मिला दिया जाता है, जिससे पॉल्यूटेड हो जाता है। केमिकल है, पेस्टिसाइड्स हैं, फर्टिलाइजर यूज किए जा रहे हैं इन एग्रीकल्चर, दस मेकिंग द हजार्जियस फॉर द ह्यूमन यूज। ये सारी सिचुएशन ऐसी हो रही हैं कि जहाँ पे पानी यूज नहीं किया जा रहा है कि व्यक्ति के द्वारा। ये बहुत गंभीर विषय बनना जा रहा है। क्या कहते हैं, यूँ हम आप ऑलरेडी इसके बारे में रियलाइज कर चुके होंगे कि वाटर ख़त्म होने से कैसे हो सकता है, और रियलाइज दैट द नीड ऑफ आवर टू कंजर्व मैनेज आवर वाटर।
मैनेज ओवर वाटर, क्या कहता है, water resources to safeguard ourselves for health hazards, to ensure food security, continuation of the livelihoods and the productive activity, and also to prevent degradation of our natural ecosystem। कि एक 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 रिसोर्स से ऐसा करने से बहुत सारी चीज़ें हमारी क्या हो रही हैं, इफेक्ट की जा रही है। अब वो चीज़ें हमें अब तो समझ नहीं आ रही है, लेकिन आने वाले टाइम में हमें वो बहुत ही गंभीर सीरियस कंडीशन या सीरियस सिचुएशन हमारे सामने बन के आएंगी। ओवर एक्सप्लॉइटेटेड जो किया जा रहा है, मिसमैनेजमेंट जो की जा रही है, वाटर रिसोर्सेज विल इम्प्रूव द रिसोर्सेज द कोज इकोलॉजिकल क्राइसिस दैट मे हैव प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन आवर लाइफ। कि ये जो मिसमैनेजमेंट हो रही है, ओवर एक्सप्लॉइटेटेड किया जा रहा है रिसोर्सेज का, ये आज के समय में तो हमें लग रहा है कि हम झेलें, लेकिन आने वाली फ्यूचर में, आने वाली जनरेशन के लिए हम कुछ नहीं छोड़ के जाएंगे और बहुत ही सीरियस इम्पैक्ट इसके हमें देखने को मिलेंगे। क्या कहते हैं, मल्टी पर्पज रिवर प्रोजेक्ट एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट। कि ये कह रहा है बट हाउ डू कंजर्व मैनेज एंड मैनेज वाटर, कि कैसे हम इसको कंजर्व करें और मैनेज वाटर करें। जो आर्कोलॉजिकल है, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड शो करते हैं फ्रॉम द एशियंट टाइम से भी कि हम कंस्ट्रक्ट करते हैं सोफिस्टिकेटेड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर लाइक अ डैम, बिल्ट स्टोन रबर। हमें क्या है, मतलब अगर ट्रेडिशनल हमारे हिस्ट्री की भी बात करें तो वहाँ पे भी हमें क्या मिलते हैं, डैम मिलते हैं, बहुत सारे मतलब तालाब मिलते हैं जिसके अंदर पानी लेते हैं, लेक्स मिलती हैं जो बिल्ड की गई हैं, कैनाल्स मिलती हैं, चैनल्स मिलते हैं, जोड़ मिलते हैं, कुएँ मिलते हैं, टैंक मिलते हैं, जिनके अंदर हम क्या करते हैं, पानी को स्टोर कर लेते हैं। फ्लड आ जाती है उसका पानी भी स्टोर कर लेते हैं, बारिश आ गई उसका पानी भी स्टोर कर रहे हैं, बाद में उसको अलग अलग तरीके से यूज किया जा रहा है। ये तरीका तो हम पहले से भी अपनाते आ रहे हैं। नोट मतलब ये तो सरप्राइज करने लगे, कंटिन्यू दिस ट्रेडिशन इन द मॉडर्न इंडिया। आज भी हम इसको ला रहे हैं, बिल्डिंग डैम्स इन द मोस्ट ऑफ द रिवर बेसिन। मोस्ट ऑफ जो रिवर बेसिन है, बेसिन का मतलब होता है जो रिवर बह रही है उसका जो कैचमेंट एरिया यानी कि जहाँ तक वो फैली हुई उसको बोलते हैं बेसिन। इसके अंदर हम बहुत सारे डैम्स बना रहे हैं, पानी के फ्लो को रोकते हैं, उसको करते हैं और उसका मल्टी पर्पज़ हम यूज करते हैं। ये बताता है कि व्हाट आर डैम्स एंड हाउ टू दे प्ले अस इन कंजर्विंग एंड मैनेजिंग वाटर, कि कैसे ये वाटर को कंजर्व करेंगे और कैसे मैनेज कर सकते हैं। देखिए डैम्स जो है, डैम्स का मतलब है कि एक पूरा एरिया बना लिया है, एक पूरा एरिया बना लिया है, ऊंची ऊंची दीवारें बनी थी, यहाँ पे हम नदी का पानी को क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। अब इस पानी को हम यहाँ स्टोर कर रहे हैं तो इसका हम यहाँ अपने तरीके से यूज कर सकते हैं। इससे क्या कर सकते हैं, हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। भाई इसमें हम क्या करते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी करवा सकते हैं, यहाँ पे हम एक्वा लाइफ डेवलप कर सकते हैं, इकोलॉजिकल सिस्टम मैनेज कर सकते हैं, फिशिंग कर सकते हैं इसके अंदर। साथ में हम क्या करते हैं, इरीगेशन के लिए यूज कर सकते हैं, हमें जितना वाटर चाहिए उतना यूज कर सकते हैं, फ्लड को कंट्रोल कर सकते हैं, हम इसको इंडस्ट्री के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम एक डैम से जो यूज कर सकते हैं। जब एक डैम का मल्टीपर्पज़ यूज किया जाएगा तो उसको बोलेंगे मल्टीपर्पज़ डैम, यानी कि इतनी सारी एक डैम से हम अपनी जो रिक्वायरमेंट हो फुलफ़िल कर सकते हैं। जब हम एक से ज़्यादा रिक्वायरमेंट या एक से ज़्यादा जो पर्पज़ है उसको फुलफ़िल कर लेते हैं, अटेंड कर लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मल्टीपर्पज़ डैम। क्या कहता है, देखिए ये कहता है अब बिल्ड करते हैं डैम्स जो है और ट्रेडिशनली बिल्ड पहले से करते आ रहे हैं रिवर के अंदर, रेन वाटर उसको यूज करने के लिए इरिगेशन एंड एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर। लेकिन आज के समय में टुडे डैम बिल्ट नॉट जस्ट फॉर इरिगेशन, कि पहले तो हम क्या करते हैं इरिगेशन के लिए, डोमेस्टिक यूज के लिए, लेकिन आज हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। आज तो बहुत सारे पर्पज़ हमारे सोल्व हो रहे हैं उससे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, वाटर सप्लाई डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्री एरिया के लिए, फ्लड कंट्रोल के लिए, रिक्रिएशन इंग्लैंड नेविगेशन के लिए, फिशिंग ब्रीडिंग के लिए, स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए, एक्वा लाइफ के लिए। हैंस डैम नाउ रेफर टू दी मल्टीपर्पज़ डैम, कि ऐसे जितने प्रोजेक्ट हो मल्टीपर्पज़ डैम्स उनको बोला जाता है। नाउ रेफर टू मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स वेयर द मेन यूज ऑफ इम्पाउंड वाटर इंटीग्रेटेड विद वन अनदर। फॉर एग्जांपल जैसे सतलुज ब्यास रिवर है, जैसे भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट वाटर है आपके हिमाचल के अंदर। ऐसे ही आपका जो हाइडल पावर है वहाँ भी प्रोडक्शन करते हैं, उसकी प्रोडक्शन कर रहे हैं, इरीगेशन भी कर रहे हैं, साथ में बहुत सारी अदर्स एक्टिविटी उससे की जा रही है। ऐसे ही एक हीराकुंड प्रोजेक्ट है जो कि महानदी बेसिन पे है। ये भी क्या है, इससे भी हम क्या करते हैं, वाटर
कंजर्वेशन भी कर रहे हैं, फ्लड कंट्रोल भी कर रहे हैं, और उसका इरिगेशन के लिए, डोमेस्टिक के लिए, इंडस्ट्री के लिए, स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए, अदर यूज के लिए कर रहे हैं। तो ये जितने भी डैम आज के समय बनाए जा रहे हैं उनको मल्टीपर्पज़ डैम बोला जा रहा है। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि मल्टीपर्पज़ डैम क्या होते हैं। तो बताता है ये कि मल्टीपर्पज़ जो प्रोजेक्ट हैं लॉन्च करते थे इंडिपेंडेंस इंडिया आफ्टर द इंडिपेंडेंस, यानी कि आज़ादी के बाद ये सारे लॉन्च किए गए हैं। इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट के अप्रोच हैं, जो इसके थ्रू हमने सोचा है कि एक व्हीकल है, यानी कि एज द व्हीकल टू वुड लीड द नेशन ऑफ डेवलपमेंट, कि इसके थ्रू हम क्या है, एक तरह से ये एक हमारा एक मोड है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई डैम बनेंगे तो भाई इंडस्ट्री में पानी जाएगा, ठीक है, इंडस्ट्री डेवलप होंगी तो हमारी अर्थव्यवस्था चलेगी, इकोनॉमी चलेगी तो हमारा डेवलपमेंट आएगा। ऐसे ही फ्लड आती थी तो बहुत सारा क्या थी, जान मान की हानि होती थी, जो हानि होती थी उसको हम बचा सकते हैं। पहले हम क्या करते थे, फिशिंग नहीं हो पा रही थी, अब फिशिंग भी कर पा रहे हैं, हम डोमेस्टिक यूज के लिए भी कर पा रहे हैं। दूसरा, जहाँ पे ड्राई था एरिया, जहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं होते थे, अब हमने वहाँ कैनल बना के या रिवर बना के कैनल बना दी और चैनल बना दिए, वो सारे वहाँ पे पानी पहुँचा दिया जहाँ पे एग्रीकल्चर भी हो रही है। तो ये चीज़ें हमें क्या है, डेवलपमेंट पे और मॉडर्न बनाने में हेल्प कर रही हैं। तो ये जो लाइन है बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये कहता है जवाहरलाल नेहरू प्राउडली प्रोक्लेम्ड डैम्स एज अ टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, कि जवाहरलाल नेहरू जी टेम्पल ऑफ इंडिया बोलते हैं किसको, मल्टीपर्पज़ डैम को। क्यों बोलते हैं, इसका रीजन आपको मिल चुका है, क्योंकि ये बहुत सारी नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं, डेवलपमेंट में हेल्प कर रहे हैं, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, फ्लडिंग को कंट्रोल करने में, डिजास्टर को रोकने में, तो ये सारे हेल्प करें, इसलिए इसको जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ये याद कर लेना कि वाई जवाहरलाल नेहरू प्राउडली प्रोक्लेम द डैम्स एज द टेम्पल ऑफ इंडिया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसका आंसर आपका ऊपर जो लिखा है वही आंसर बनेगा। द रीजन बीइंग दैट द वुड इंडिकेटेड, तो ये इसका रीज़न क्या है, ये रीज़न यही है कि भाई जितने भी काम चल रहे हैं वो इसी से चल रहे हैं, क्योंकि ये हमारी डेवलपमेंट करने में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर, विलेज इकोनॉमी को, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, ग्रोथ इन अर्बन इकोनॉमी, ये सारी चीज़ ये इससे हो रहे हैं, इसलिए इसको क्या कहता है, टेम्पल कहा जा रहा है मॉडर्न इंडिया का। रिसेंट ईयर के अंदर हम देखते हैं जो मल्टी पर्पज जो प्रोजेक्ट है, लार्ज डैम्स हैं, come under the great scrutiny and the opposition to the variety of reasons। भाई इस बात बताइए, जब डैम्स बनते हैं तो बहुत सारा नुकसान भी होता है, उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ अभी। कि रेगुलेटिंग एंड डिमांड जो डैमिंग है ऑफ रिवर आफ्टर द नेचुरल फ्लो, causing poor sentiment, flow and the excessive sediment at the bottom of the reservoirs, resulting rocking system। अब क्या कहता है ये कह रहा है भाई ये डैम्स तो बन गए, लेकिन इनका क्या हो रहा है, इनके खिलाफ रिवोट्स भी हो रहे हैं, इनको अपोज भी किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसको बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, पहला तो जो नेचुरल फ्लो है रिवर का, आप उसको रोक रहे हैं, और उसमें जो एक्वा लाइफ है वो भी इम्पैक्ट हो रही है, नेगेटिव असर पड़ रहा है। दूसरा, जो सेंटिमेंट बह के आ रहे हैं और कहीं जाते थे, वो जो हेल्प करते थे एग्रीकल्चर के अंदर, उसकी जो सोइल की फर्टाइल पावर उसको इंक्रीज करने में, अब उसको भी रोक दिया आपने। दूसरा, जब ये मान ली डैम बना दिया, अब पानी यहाँ पे आप रोक रहे हैं, यहाँ आ रहा है पानी, रुका जा रहा है, ये जो सिल्ट है, जो मिट्टी है, वो यहाँ जमती जाएगी। जब जमती जाएगी तो इसका स्तर अपने आप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब बढ़ जाएगा तो कंट्रोल नहीं कर पाएगा और एकदम से पानी बाहर आएगा और क्या करेगा, फ्लड है, बाढ़ है, वो ला देगा। क्या कहता है, देखिए वही बताता है। अब बैट्स एंड द पुअर हैबिटेट फॉर द रिजर्व एक्वालिक लाइफ हो रही है। डैम्स क्या है, फ्रेगमेंटेड है, रिवर मेकिंग द डिफिकल्ट टू एक्वालिफूडा एंड माइग्रेटेड स्पेशली इन द स्पैम। दीज रिजर्वर्स जो हैं इन द क्रिएटेड इन द फ्लड प्लेन्स एंड द सबमर्ज द एक्सिस्टिंग वेजिटेशंस, कि वहाँ की जो वेजिटेशन है वो सबमर्ज हो गई है। मान लीजिए एक छोटा डैम नहीं बनाया जाता है, ये बहुत बड़ा, पूरी 100, 200, 300 एकड़ में ये बनाया जाता है, इतना बड़ा होता है। इसके अंदर घर, ट्री, वो सब डूब जाते हैं। अब वो जो वेजिटेशन का नुकसान हुआ, जो एग्रीकल्चर लैंड का वो नुकसान हुआ, लोगों के डिस्प्लेसमेंट हुए, जिन्होंने अपना घर छोड़ दिया, उनके क्या, तो उनको भी नुकसान किया जाता है इस डैम्स, इन मल्टीपर्पज़ डैम से। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट की जाती हैं इस डैम के द्वारा। तो ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट ठीक हैं, डेवलपमेंट लाते हैं, लेकिन एक तरफ ये नुकसान भी करते हैं। जो मल्टी प्रोजेक्ट है, जितने लार्ज डैम्स हैं जितने भी,
उनके कारण बहुत सारे कोज हैं जो न्यू एनवायरमेंटल मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन है, टिहरी डैम आंदोलन है। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनको पता है कि जब हम नेचुरल फ्लो को रोकेंगे तो इक्वल लाइफ जो है वो भी ख़त्म होगी, वहाँ की वेजिटेशन है उसको भी ख़त्म करेंगे, जो लोग वहाँ रह रहे हैं, ट्राइबल पीपल रह रहे हैं जो फॉरेस्ट पे ही डिपेंड है, उनका भी अर्निंग सोर्स जाएगा, जो लोग जिनका विलेज उसमें आ गया है उनको डिस्प्लेसमेंट किया जाएगा। और हालांकि डिस्प्लेसमेंट किया जाता है, गवर्नमेंट कितना उनको दे पाती है, उस तरह की सिचुएशन बन पाती है नहीं बन पाती है, ये भी डिपेंड करता है। तो ये आंदोलन भी इनके खिलाफ खड़े हुए हैं। तो ये प्रोजेक्ट जो है प्राइमरली जो करते हैं ड्यू टू द लार्ज स्केल डिप्लेसमेंट ऑफ द लोकल कम्युनिटी, यानी कि लोगों को डिस्प्लेस किया जाता है। जो लोकल पीपल हैं वो बेचारे अपनी लैंड भी खो देते हैं, लिवलीहुड भी खो देते हैं, और मर्ज हो जाता है, उनके जितना भी रिसोर्सेज है सारे ख़त्म हो जाते हैं। अब उनको दूसरे जगह शिफ्ट किया जाता है, वहाँ पे जाके वो उस जैसी फीलिंग ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे। अब वहाँ जाके वो रिसोर्सेज उनको मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कैसी लैंड मिलेगी, कितनी फर्टाइल पावर होगी, ये सारी प्रॉब्लम वहाँ पे देखने को मिलती है। सो लोकल जो पीपल है बेचारे उनको कोई बेनिफिट नहीं होता है इस ऐसे प्रोजेक्ट से, कोई बेनिफिट नहीं। कौन बेनिफिटेड होता है भाई? बेनिफिटेड होंगे वो इंडस्ट्रियलिस्ट जिनको वाटर मिलेगा, वो बड़े किसान जिनको इरिगेशन के लिए वाटर मिलेगा, तो उनको तो फ़ायदा है। लेकिन जो बेचारे बैठे हुए हैं उनका क्या? तो लैंड ओनर्स है, जो लार्ज फार्मर है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, फ्यू अर्बन सेंटर है, उनको फ़ायदा होगा, बाकी किसी को फ़ायदा नहीं होता है। टेक केस ऑफ लैंडलेस इन ए विलेज डज नॉट रियली गिवन फॉर सच ए प्रोजेक्ट। क्या एक छोटे से गांव में अगर कोई है तो क्या उसको सच में इससे कोई फ़ायदा होने वाला है? नहीं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसको तो बेचारे को खोना ही पड़ा है, मिला उसको कुछ नहीं है। क्या कहता है? इरिगेशन है आल्सो चेंज द क्रॉपिंग पैटर्न, कि इरिगेशन जो होती है वह सिंचाई जो की जा रही है उससे भी हमारा क्या है, क्रॉपिंग पैटर्न बदला है। बहुत सारे रीजन है जो फार्मर हैं जो शिफ्टिंग जो थी टू वाटर इंस्टेंट कॉमर्शियल क्रॉप में आ गए। बहुत सारे लोग हैं जो जहाँ पे कम क्रॉपिंग पैटर्न अलग था, यानी कि वहाँ पे कुछ और फसल बोई जाती थी, लेकिन आज पानी आ गया है तो उन्होंने पानी वाली फसलें बोना स्टार्ट कर दिया है। हालांकि इससे फ़ायदा भी लगा है, नुकसान भी हुआ है। फ़ायदा ये है कि भाई क्रॉप पैटर्न बदल गया तो लोगों को अर्निंग सोर्स मिल गया, यानी कि किसान को पैसा मिलना स्टार्ट हो गया, उसकी स्थिति बेचारे की सुधर गई। लेकिन नुकसान ये है कि वाटर पे डिपेंडेंस ज़्यादा हो गई, उसका यूटिलाइजेशन बढ़ गया। तो इसका क्या है, इकोलॉजिकल जो सिस्टम है, जो रिजल्ट है वो सामने आएंगे, जैसे सलाइनेशन ऑफ सोयल, यानी कि ज़्यादा ओवर इरिगेशन कर देंगे हम तो उसमें क्या हो जाएगा, धीरे धीरे क्या है, साल्ट की मात्रा बढ़ने लग जाएगी। और जब साल्ट की मात्रा बढ़ जाएगी तो पावर जो ऑफ लैंड जो है, फर्टाइल पावर जो है लैंड की, वो ख़त्म हो जाएगी और वहाँ पे कोई भी क्रॉप नहीं होगी। तो इसलिए ज़्यादा ऐसी फसल बोना जिसमें ज़्यादा पानी लगता है तो खतरा है, ओवर इरिगेशन होगा तो उसके लिए सोयल के लिए खतरा है। एट द सेम टाइम क्या होगा, ट्रांसफॉर्म द सोशल लैंडस्केप। भाई क्या होंगे, लैंडस्केप का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। क्यों होगा? क्योंकि इंक्रीजिंग क्या होगा, सोशल गैप होगा बिटवीन द रिचर लैंड ओनर्स एंड पुअर लैंड ओनर्स। जो लैंडलेस पुअर है उनके बीच में गैप होगा, क्योंकि उनको तो ज़्यादा कमाई मिलेगी, इनको तो नहीं मिल रहा है, तो उनके बीच में एक खाई आ जाएगी। हम ये देख भी सकते हैं, डैम जो है डिड क्रिएट द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द पीपल जो वांटिंग डिफरेंट यूजेज एंड बेनिफिट फ्रॉम द सेम वाटर रिसोर्सेज, कि ये डैम्स जो हैं लोगों को सोशल कम्युनिटी के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट रेज कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? एक गुजरात है, साबरमती बेसिन, साबरमती जो रिवर उसका बेसिन है, जो फार्मर है वो कहते हैं उसके खिलाफ जाए हैं, ऑलमोस्ट कोज है ड्यू टू हो गया हायर प्रायोरिटी गिवन टू द वाटर सप्लाई इन द अर्बन एरिया। उन्होंने कहा कि ये डैम जो बनाया है, ये डैम बनाने के बाद आपने जो काम किया है वो हमारे लिए नहीं किया है, वो जाकर जो वाटर सप्लाई है वो अर्बन एरिया के अंदर ज़्यादा देती है। ड्यूरिंग द ड्रोट, ऐसे समय में जहाँ पे सूखे पड़ने की आशंका और आप पानी कहाँ दे रहे हैं, अर्बन एरिया में दे रहे हैं, जबकि फसल हमें बोई जा रही है। तो कई बार तो इंटर स्टेट जो वाटर डिस्प्यूट वो भी सामने आ रहे हैं, जैसे हरियाणा का और पंजाब का SYL पे है, कर्नाटका और केरला का है, कर्नाटका और आपका तमिलनाडु का है। ऐसे बहुत सारे स्टेट है जिनका आपस में सिर्फ पानी के डिस्प्यूट को लेके कि पानी डैम किसने बनाया है। अब डैम बना दिया तो उसने पानी रोक लिया, फ्लो को इम्पैक्ट करेगा। अब उसके जो अलग स्टेट है, मान लीजिए एक स्टेट ये है, एक स्टेट यहाँ पे है, यहाँ से एक रिवर आती है, इस ऊपर वाले स्टेट ने क्या कर दिया, यहाँ पे डैम बना दिया, अब पानी तो ये सारा रोक लेगा। अब इसकी मर्जी यहाँ कितना पानी जाएगा, जब यहाँ पानी नहीं जाएगा तो यहाँ के लोग क्या हो जाएंगे, एग्रीकल्चर नहीं कर पाएंगे। क्यों? पानी नहीं है। अब यहाँ से जो चैनल बना रखी थी, जो रिवर कैनल बना रखी थी, उसमें पानी कैसे छेड़ेंगे जब तक ये नहीं छोड़ेंगे।
या बाई चांस ज़्यादा बारिश आ गई तो इन्होंने एकदम पानी छोड़ दिया, ये तो यहाँ फ्लड आ जाएगी। तो ये चीज़ें आपस में इनकी चल रही हैं। तो जो है जो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट भी आ गए हैं, लेकिन इनसे हम शेयरिंग कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं। मैनेजमेंट के थ्रू हम एक दूसरे की कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म कर सकते हैं। ये मैप आपका जिसके अंदर आप बहुत सारे मल्टीपर्पज़ जो डैम है वो देख सकते हैं, इनको याद कर लेना। जो आपकी 10 क्लास का सिलेबस है उसके अंदर एक मैप की लिस्ट दे रखी है, जो मैप उस लिस्ट में है वही मैप याद करना, वही एग्जाम में आएगा, नहीं तो दूसरे मैप जो भी डैम दे रखे हैं वो नहीं आएंगे। तो मोस्ट ऑफ ऑब्जेक्शन जो है इन प्रोजेक्ट्स पे जो लगते हैं रोज़ होते हैं, क्योंकि फेलियर ऑफ तो अचीव आ पर्पज, जो पर्पज है उसका वो कर ही नहीं पा रहे हैं, जो इसके लिए वो बना है वो कर ही नहीं पा रहे हैं। तो विडम्बनापूर्वक क्या होता है, यानी उनके लिए, यानी कि विडम्बनापूर्वक द डैम वर कंस्ट्रक्टेड द कंट्रोल द फ्लड, यानी कि बाढ़ के लिए कंट्रोल करने के लिए बना था, लेकिन क्या हो गया, फ्लड, वो तो फ्लड का कारण बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि वो कंट्रोल तो कर रहा था, लेकिन वहाँ पे इतने ज़्यादा सेंटीमेंट यानी कि सिल्ट जमा हो गई नीचे। दूसरा, इतनी ज़्यादा बारिश आ गई कि कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो कंट्रोल नहीं कर पा तो एकदम से वो पानी छोड़ देते हैं। आपने कई बार सुना भी होगा कि एकदम से पानी छोड़ दिया, नीचे के एरिया में क्या आ गई, बाढ़ आ गई। अभी रिसेंटली आपके उत्तराखंड में एक घटना घटी थी कि एक डैम बन ही रहा था, उसको बनाए तो वो टूट गया। जब टूटा तो सारा पानी जितना भी स्टोर करने वाले थे सारा पानी नीचे आ गया और नीचे वाले एरिया में एकदम से बाढ़ आ गई। ऐसे कई केस आप देख सकते हैं जहाँ पे ये ऐसी सिचुएशन हुई जहाँ पे प्रोजेक्ट थे और नीचे वाले एरिया में फ्लड आ गई है। ये एक फ्लड सिचुएशन का एग्जाम्पल भी दे रहे हैं महाराष्ट्र एंड गुजरात का 2006 का ये एग्जाम्पल भी दे रहे हैं कि फ्लड हैव नॉट डिवेस्टेड द लाइफ, फ्लड तो डिवेस्टेड भी करती है लाइफ को, प्रॉपर्टी को ख़त्म कर देती है, एक्सपेंसिव सोल इरोजन भी करती है, यानी कि सोइल कटाव भी करती है, जिसके कारण और कई बार तो ये सेंटीमेंट क्या करते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट भी डालते हैं सोइल पर, लैंड डिग्रेडेशन भी करते हैं। तो ये ऑब्जर्व किया गया है कि मल्टीपर्पज़ जो प्रोजेक्ट हैं ये अर्थक्वेक का कारण बनते हैं, वाटर ब्रोन डिजीज का कारण बनते हैं, पेस्ट का कारण, पोल्यूटिंग रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्सेसिव वाटर ऑफ यूज, और इसका बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिलते हैं। तो हमें ऐसा नहीं है कि डैम को बंद कर दें या डैम बनाने छोड़ दें या मल्टीपर्पज़ डैम जो उनका यूटिलाइजेशन छोड़ देना, हमें यूटिलाइजेशन करना है, लेकिन विद दी पूरी प्लानिंग के साथ, मैनेजमेंट के साथ हमें वो यूज उसका करना है। नेक्स्ट और लास्ट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये एक ऐसा सिस्टम है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब है कि रेन का जो वाटर है उसको हार्वेस्ट करना, यानी कि उसकी मैनेजमेंट करके उसको सेव करना फॉर द फर्दर या फ्यूचर यूज के लिए। ऐसे हमारे ट्रेडिशनल बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास, जहाँ देखिए आपने गांव में जोहड़ देखे होंगे, तालाब देखे होंगे, वो तालाब खुदाई करके बनाए जाते हैं ताकि जो बारिश का पानी आएगा उसमें स्टोर हो जाएगा, बाद में उसका हम डिफरेंट यूज के लिए यूज कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे घर देखे होंगे जिसके अंदर आपने ये देखा होगा कि उसके अंदर टैंक बने हुए हैं, छोटे छोटे या बड़े बड़े एक रूम के साइज़ के टैंक बने हुए हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, ऊपर से बारिश आती है तो पहला जो बारिश आती है उसको हम छोड़ देते हैं, उसको जाने देते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, सफाई हो जाती है छत की और पाइपों की। बाद नेक्स्ट वाली जो बारिश आएगी उसको हम स्टोर करेंगे इस टैंक में, फर्दर इसको पीने के लिए, नहाने के लिए, डोमेस्टिक यूज के लिए या इरीगेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। क्या कहता है, देखिए रेन वाटर का मतलब आप समझ गए हैं कि रेन के वाटर को स्टोर करना या उनका यूटिलाइज मैनेजमेंट के तहत उसके फ्यूचर के लिए प्लान करना। तो बहुत सारे ऐसे डिसएडवांटेजेस हैं, राइजिंग है जो अगेंस्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के खिलाफ। तो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम वाज द अवेलेबल अल्टरनेटिव, इसका अल्टरनेट क्या है, वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। किसके लिए, सोशल इकोनॉमिकल के लिए भी, इन्वायरमेंटल के भी, दोनों के लिए सेफ है। हम देखते हैं अपनी जो प्राचीन एशियंट इंडिया है, प्राचीन भारत है, वहाँ पे तो हमने देखा है हाइड्रोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखे हैं, डैम देखे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेडिशन देखे हैं, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम देखा है। पीपल क्या है, डेप्थ में जाते हैं, नॉलेज रेनफॉल के बहुत नॉलेज थी, सोयल टाइप का नॉलेज था, उसी तरह क्रॉप बोते थे, वो डेवलप करते हैं वाई रैगिंग इन द टेक्निक ऑफ द हार्वेस्टिंग रेन वाटर। ग्राउंड वाटर बना लेते थे, ग्राउंड वाटर में जाते थे, रिवर वाटर जो है उसको फ्लड वाटर है, कीपिंग विद द लोकल इकोलॉजिकल कंडीशन, ताकि कैसी इकोलॉजिकल कंडीशन है, कितनी बारिश आएगी, उस हिसाब से वो सारी चीज़ें मेंटेन करके चलते थे। आप बहुत सारे चैनल बना लेते थे, गुल्स एंड कुल्स, ये पहाड़ में देखने को आपको मिलेंगे वेस्टर्न हिमालय के अंदर। रूपटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाती है, कॉमनली प्रैक्टिस इन ड्रिंकिंग वाटर, पर्टिकुलर इन राजस्थान के अंदर। आप बाड़मेर, बीकानेर इस वाले इलाके में जाए, हम मेरी जब वहाँ पे तो हम जब गए थे राजस्थान के अंदर, तो हम एक मकान के अंदर देखते हैं कि एक पूरा बड़ा एक टैंक बना रखा है, उसके अंदर पानी स्टोर है,
ऐसे खेत के अंदर वो कुआं बना लेते हैं, उसमें भी पानी स्टोर करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बारिश कम होती है, लेकिन जब भी बारिश आती है तो जितना भी पानी आता है उसको वो स्टोर कर लेते हैं ताकि फ्यूचर में उसका यूज किया जा सके। तो ये चीज़ें हैं। तो वो इरिगेशन करते हैं, बाद में उसको स्टोर कर लेते हैं, बाद में क्या करते हैं, इरिगेट करते हैं अपनी फील्ड को। सेमी एरिड एरिया के अंदर ये ज़्यादा देखने को मिलता है, ऐसे रीजन के अंदर जहाँ एग्रीकल्चर जो फील्ड है कन्वर्टेड है इनटू रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर है, अलाउड टू वाटर टू स्टैंड एंड मोशन एंड द सोइल लाइक खादिन एंड द जैसलमेर एंड जोहड़ इन अदर पार्ट ऑफ राजस्थान। ये जोहड़ तो आपको ये तालाब, जिनको तालाब भी बोला जाता है, जोहड़ भी बोला जाता है, ये अलग अलग तरीके से यूज किया जा सकता है। जैसे ये है आपको अंडरग्राउंड वाटर के लिए भी रिचार्ज करते हैं। जैसे ये आप देखिए, पहली बारिश आई, नीचे गया, यहाँ पे स्टोर किया पानी, जो एक्स्ट्रा पानी है वो इसमें अंडरग्राउंड वाटर में जा रहा है, बाद में इसका यूज किया जा रहा है। यहाँ पे भी स्टोर कर रहे हैं, यहाँ पे भी कहीं में टैंक बना लेते हैं, डायरेक्ट पानी टैंक में जाता है, बाद में उसका यूज किया जाता है। तो ये सेमी एरिड एरिया जो है, या एरिड एरिया जो सूखे वाले हैं, जो रेगिस्तानी एरिया है, उसके अंदर पर्टिकुलर जो बीकानेर है, फरोदी है, बाड़मेर वाला इलाका, इसमें आपने ज़्यादातर जो हाउसेज हैं, ये हमने खुद देखा है कि उन हाउसेज के अंदर ट्रेडिशनली जो होता है अंडरग्राउंड टैंक बनाए जाते हैं, जिनको टैंक या टंका बोला जाता है, जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसके लिए भी यूज किया जाता है। ये अब एक बड़े रूम की तरह होते हैं और इसके अंदर बहुत सारा पानी आ जाता है। अब फ्लोदी की ये बात बता रहा है कि 6.1 मीटर है डीप है, वो 6.1 लॉन्ग है, ठीक है, और इतना मीटर वाइड है। तो ये टैंक जो है पार्ट है वेल डेवलप रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का, और इसको इनसाइड मेन जो हाउस है उसके अंदर बनाया जाता है, कोर्टयार्ड है उसके अंदर बनाया जाता है, और इसको कनेक्ट किया जाता है स्लोपिंग जो रूफ का जो पाइप है, ऊपर से जो पानी आएगा बारिश का, उसे किया जाता है। और मैंने आपको जैसे बताया था कि पहली जो बारिश होगी उसका छोड़ दिया जाएगा, उस जब पहली बारिश होगी उसका पानी स्टोर नहीं किया जाएगा, लेकिन नेक्स्ट जो बारिश होगी उसमें वो स्टोर किया जाएगा। जैसे ये आपको दिखा रखा है, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि बारिश का पानी है, या ये इसको पाइप से जोड़ रखा है, ये पानी आएगा और इसमें स्टोर हो जाएगा, बाद में इसका यूज कर सकते हैं। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग अब बहुत अच्छा एक अल्टरनेटिव है, ये बिल्कुल करना चाहिए। तो ये टैंक बना लेने चाहिए। और रेन वाटर जो है कैन बी स्टोर जो है दी रेन वाटर जो कैन बी स्टोर इन द टंकाज एंड देन टिल नेक्स्ट रेनफॉल मेकिंग इट एन एक्सटर्नली रेनफॉल रिलायबल सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर है व्हेन ऑल अदर सोर्सेज ड्राई हो। ये सब कुछ खत्म हो जाएगा तो ये जो टैंक वाले हैं, ये सबसे जो टंका इनको बोला जाता है, वहाँ पे उनका यूज किया जाएगा, जो कि वाटर इन्होंने सेव कर रखा है। तो पर्टिकुलरली इन समर रेन वाटर जो है आपका, जो रेन वाटर है पलर पानी जिसको बोला जाता है, या रेफर टू द दिस पार्ट इन द कंसिडर द पूरेस्ट फ्रॉम द नेचुरल वाटर। मैनी हाउसेज में कंस्ट्रक्ट किया जाता है अंडरग्राउंड रूफ जॉइंटिंग टंका बेड टू समर बी हिट एट कीप टू रूम कूल, कि रूम के अंदर ही वो टंका बना लिया ताकि पानी की वजह से वो रूम ठंडा रहे और हमें गर्मी कम लगे। तो ऐसा भी ये करते हैं। और फॉर्चुनेटली इन मैनी पार्ट ऑफ रूरल और अर्बन इंडिया बहुत सारी हैं, जैसे कर्नाटका का एक एग्जांपल दे रखा है कि भाई कर्नाटका के अंदर भी हम क्या करते हैं रेन वाटर, मैसूर का ये एग्जांपल दे रखा है, कर्नाटका में एक विलेज है, इंस्टॉल करते हैं। लगभग सभी ने क्या कर रखा है, रूफ टॉप जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है वो करते हैं। 200 घर हैं जो इन्होंने इंस्टॉल कर रखा है इस सिस्टम को, और वो अपने पानी को बैकयार्ड में सेव कर लेते हैं, जिसके कारण वो बाद में उसका यूटिलाइजेशन करते हैं नहाने के लिए, या पशुओं को पिलाने के लिए, या डोमेस्टिक जो भी यूज होगा, या एग्रीकल्चर में भी उसका यूज किया सकता है। इस तरह से वो साल के अंदर एनुअली 1 लाख लीटर जो पानी है वो उसको क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। ठीक है। टुडे वेस्टर्न जो राजस्थान है उसमें ये प्रैक्टिस की जाती है, रेन वाटर रूफटॉप जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। धीरे धीरे वो मतलब अवेलेबल है पेनिल इंदिरा गांधी कैनाल के अंदर। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कम किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे ये कैनल आ गई है, जिसके कारण कुछ लोगों ने इसको करना छोड़ दिया, क्योंकि अब वहाँ पे ये कैनल आ गई है, तो इसके कारण भी क्या है, वहाँ पे एग्रीकल्चर होना स्टार्ट हो गई है। तो बहुत सारे तरीके हैं, जैसे इसमें एक बम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम बता रखा है कि आप पहाड़ के अंदर हैं या कहीं पे भी इसको यूज कर सकते हैं। बैम्बू को लगाएंगे और बैम्बू को पूरी जो एरिया है, जो फसल है, उसके पास पास लाएंगे, और वहाँ पे आप उसमें थोड़े थोड़े यहाँ पे छेद या सुराख आप कर देंगे, होल कर देंगे, जिससे पानी आएगा, पानी जाता रहेगा। क्योंकि छोटे हैं तो थोड़ा थोड़ा टिपक टप टप करता रहेगा, ड्रिप से क्या ड्रिप आती रहेगी, बूंद बूंद पड़ता रहेगा, और उससे क्या हो जाएगी, इरिगेशन हो जाएगी। ऐसे इसको ड्रिप इरिगेशन बोलते हैं। ये आजकल बैम्बू से भी करते हैं पहले ट्रेडिशनली, अब आजकल तो पाइप आ गए हैं, पीवीसी पाइप, उनके थ्रू भी ये किया जाता है। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे ख़त्म होता है। तो इस चैप्टर में अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।